हिंदी साहित्य का इतिहास। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375। प्रकरण 3। देश भाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मसूर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं में से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को पराजित किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बिसलदेव के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बिसलदेव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा।
उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख है दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्र के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यह वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ पर भी था। किसी राजा की कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रार्थानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती है। ये वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो मिलती है। यद्यपि उनमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। नंबर 1, खुमान रासो। संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टोंड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत
869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है: काल भोज, बप्पा, खुमान, मतट, भूतपट सिंह, खुमान, महायक, खुमान। काल भोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतपट के समय दो शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतः इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमान्य इस प्रकार ठहराया जा सकता है, जैसे खुमान पहला विक्रम संवत 810 से 865, खुमान दूसरा विक्रम संवत 870 से 900, खुमान तीसरा विक्रम संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतः यदि किसी खुमान की अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासों मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुमान रासों नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासों का रचयिता था, अतः उसके पीछे परिशिष्ट था। नंबर 2, बिसलदेव रासो। नरपति नाहल्लैय कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बिसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बिसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल दिया है 12 से 72 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बृहहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में स्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे यह बिसलदेव रासों का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 से 1220 के प्राप्त है। बिसलदेव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इस कथा का सार इस प्रकार है। खंड 1, मालवा के भोज परमाल की पुत्री राजमती से सांभर के बिसलदेव का विवाह होना। खंड 2, बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यह वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बिसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बिसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध
परमाल राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बिसल देव की एक परमाल वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमालों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बिसल देव का विवाह हुआ हो। परमाल कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो, जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की। आबू के परमाल भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, अचारज, कवि कालिदास। जैसे पहले कह आए हैं कि अजमेर के चौहान राजा बिसल देव बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हासी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक, जो संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाहले के इस बिसल देव रासों में जैसे कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का। अतः इस छोटी सी पुस्तक में बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूकई छे मतलब सूखता है, पाटन थी पाटने से, भोज तना भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस गरन से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थानी में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बिसल देव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर, जोड़कर, चित है चित्त में, रणी रण में, प्रापिजयी प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि इस विधि, इसऊ ऐसा, बाल हो बाला का। इसी प्रकार नय नगर, पसाऊ प्रसाद, प्योधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर ध्यान दिया जाता है, जैसे महल, इनाम, नेता जनों आदि। जैसे कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहार में भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। महल पलायनो ताजदीन, खुरसाना चढ़ी चाल्यो गोन,
उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के अनुसार विचार से और न भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। यह नरपति नाहल्ला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल होना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काठ का मांडवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बिसल देव रासों के कुछ पद्य इस प्रकार हैं। पर्णब चालो बिसल राय, चौराशा सहु लिया बोलाई, जान तणी साजती करौ, जिरह रंगावली पहरज्यो टोप, हऊ पैसारौ बिसल राव, आवई सयल अतेवरी राव, रूप अपूरव पेशई, इसी असरी नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी उभो छई सांभर्यो राम, मोर सरीखा नहीं उर भुआल, महाघरी सांभर उगाई ही, चिहु दिसी थान जैसलेमर, गर्भी ने बोलो हो सांभर्यो राव, तो सरीखा घना और भुआल, एक उड़ीसा को धनी, बचन हमराई तू मानी जू मानी, जियु थारई सांभर उगई, राजा उनी घरी उगई हीरा खान, कुंवरी कही सुनी सांभर्या राव, काई स्वामी तू अलगई जाई, कहेऊ हमारू जई सुनहयु, थारई छई साठी अतेवरी नारी, कड़वा बोल ने बोलसी नारी, तुमो महेलसी चित बिसारी, जीव न जीव वियोग नो, दव का दादा कुपली मेलई, जीव का दादा नु पांगुरई, नाल्ह कही सुनी जई सब कोई, आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गुड़ी उछली, जई धन मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बोल हो, इन्हीं परिहरता राजदुआरी। चंद बरदाई संवत 1225 से 1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक और हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि इन अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बात होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समूह या फिर सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं
कवित, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया था, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हन के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हन के हाथ में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। पुस्तक जल्हन हथ दे चली गजन निपकाच, रघुनाथ चरित हनुमत कृत, भूप भोज उधरई जिमी, पृथ्वीराज सुजस कविचंद कीर्त चंद नंद उधरई तिमी। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड के 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब यह जायमल लेकर रंगभूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस बात पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दबेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर बताए वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवादों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में
पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज़, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित, गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हाशी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उसके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में और दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पात्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज जयचंद और परमदीरदेव मतलब महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं, ये नाम इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 जिस्म के संवत 1224 और 1244 के बीच में हैं। जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में हैं। परमदीरदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में हैं। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमदीरदेव मतलब राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, उनकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी और सन 1151 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों में 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया है कि अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा है। एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वी राज नरिंद। और विक्रम साक अनंत का अर्थ किया अशून्य और नंद न अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राज्यत्व काल राजपूत भाटी से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भरम से पढ़कर। ऊपर जो दोहा बताया गया है उसमें अनंत के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुत प्रतीय साख पृथ्वीराज को लपयो विप्र गुणगुप।
इससे भी नो के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से नो कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। फिर उसमें क्या घटनाएं हैं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्यचंद भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचना होता और उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, नश्चंद्राजस्य चंद्रराज इवा भवत् संग्रह यशुवीरतानां शिभृतानामिव व्यवधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने किया। इस अवस्था में यह कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीरी लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भणत तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी हो गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि यह ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल ठीक बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की ओर कुछ कुछ कवितों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वांगजल के बीच कहाँ पर ठीक कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासाओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दे दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंशज के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट ने शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद बरदाई, इनके गुणचंद और जलचंद। जलचंद में सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र।
रामचंद्र जी के विष्णुचंद, उद्धरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास। बुद्धचंद जी के खेमचंद, गोविंदचंद, गोविंदचंद जी के जयचंद, जयचंद जी के मंधनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद, मंधनचंद जी के चौथचंद, बेनीचंद, बेनीचंद जी के गोकुलचंद, वसुचंद, लेखचंद, गोकुलचंद जी के कर्णचंद, कर्णचंद जी के गुंगंगचंद, मोहनचंद, मोहनचंद जी के जगन्नाथचंद, सोमेश्वरचंद, सोमेश्वरचंद जी के गंगाधर, भगवान सिंह, करम सिंह, माथुर सिंह, वांगो गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी, आनंद राय जी के आसोजी, गुमान जी, कर्णीदान, जैथमल जी, बीरचंद जी, कर्णीदान, जैथमल जी, बीरचंद जी, कर्णीदान जी के घमंडी राम जी, बुद्ध जी, घमंडी राम जी के विधिचंद जी, नानू राम जी। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता ही नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख है, इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल है गुण बावरो गुण समुंद ससभान। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्र के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है: प्रथम ही प्रभु जगते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राम विचारी ब्रह्मा राखू नाम अनूप। पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सूर सहित स्तुति किन, तासु वंश परसस में भो चंद चारु नवीन। भूप पृथ्वी राज दिनो तिन्हें जवाला देश, तनय ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद तात सुत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप। रणथम भोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति बिखाए। आगरे रही गोप चल में रहो तासुत वीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर। कृष्ण चंद उदार चंद जू रूपचंद सुभाई, बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद भय सुखदाई। देवचंद प्रबोध संश्रित चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा है। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समूह को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया है। पीछे और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार तोड़ करते रहे। अतः अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासों नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासों की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासों के पद्मावती समय के कुछ पद नमूने के लिए दिए बताए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित ध्रुव दिल्ली सुदेश। संब निरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तह रांजत भान। संब निरेश सोमेश पुत्र, देवत रूप अवतार धत। जिहि पकड़ी सहा साहब लीन, तिहु बेर करिए पानी पहीन। सिंगुनी सुसद गुनी चढ़ी जंजीर, चुकई न सबद बेंधत तीर। मनहु कला ससभान, कला 16 सो बनी। बाल बेस ससी ता समीप, अमृत रस पिनई। विगसी कमल सिनग्र
भमर बेनु खंजन मृग लुटी, हीर कीर अरुबिंब मोती नक्षिक अहि घुटी, कुटिल केस सुदेश पो परिचियत पिक सद, कमल गंध व्यसंद हंसंगति चलित मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नश शवाती बूंद जस, भम्मर भवि भुलहि सुभाउ मकरंद बास रस, प्रिय पृथ्वी राज नरेश जोग लिखी कंगर दिनो, लगन बरब रचि सरव दिनन द्वादश शशि लीनो, ये 11 अरु 30 शास संवत परमाने, जो पितृकुल सुद बरन बरी रखऊ प्राणे, दिखत दिट्ठी उचरई वर इक पल शकलक विलंब न करई, अलगार रैनी दिन पंचमही जयो रुक्मिणी कन्हर बरई, संघै शशि ली सहस बाल रुक्मिणीय जेम लज्जत मराल, पूंजई गहुरई शंकर मनाए दक्षिणई अंग करी लगई पाए, फिरी देशी देशी पृथ्वी राज राज हसी मुद मुद चरपट राज लाज, विजयी घोर निशान रान चौहान चहोदीस, सकल सुर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र जिस, उट्टी राज पृथ्वी राज भाग मनो लाग वीर नट, कड़त तेग मन वेग लगत मनो बिजु झट घट, थकी रहे सुर कौंतिक गगन रेंगन मगन भई सोन धर, हदी हर्षि वीर जगो हुर्षि पूर रे रग नवरत वर, पुरासान मुल्तान खंदार मीर बलश सरयो बलतेग अच्छुक तीर, रहूंगी फिरूंगी हलबी सुमानी डठी डठ भलोच डाल निशानी, मंझारी चसी मुख चुंबक लारी हजारी हजारी हुके जोध भारी। 4-5 भट्ट केदार मधुकर कवि संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमयंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा है, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कीर्त राठौड़ा खयात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस खयात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों मीन्स राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली अजमेर का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरावों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहवारों की दीर्घ 2 राजधानियाँ थीं, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहराव राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमदीदेव मीन्स परमाल जयचंद से मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के बराबर लड़ते रहे। जगनीक संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आल्ह और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनीक के काव्य का आज कहीं कुछ पता नहीं है,
पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरिसले कुकर जिए, ओ 13 लिए जिए सियार, बिरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीरन दर्पण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती रहती है। अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरीच, देशों और जातियाँ जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इनकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं है। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे हुए उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। श्रीधर, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसे पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य बताया गया है: डमडमई डमडमाकर ढंकर ढोल ढोली जगई, सुर करही रण सहनाई, सुमहीर सरस रसी समगिया, कल कलही काहल कोडी, कल रवि कुमल कायर थरहरई, संचरई शक सुरतान साहन सासी सभी संग्रही। इस वीडियो में हमने आदिकाल के प्रकरण 3 वीर गाथा काल को पूरा पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल के प्रकरण 4 को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई और बुक भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।